नमस्कार साथियों, मैं रमेश मान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, वर्ण विचार के बारे में बताया था और वर्ण विचार में मैंने आपको बताया था कि वर्ण कितने प्रकार के हैं। तो पिछले वाली कक्षा में पढ़ने पड़ा था वर्ण, उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में बताया था कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों को किस आधार पर विभाजित किया गया है? उच्चारण के स्थान पर, जीवाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। इनके बारे में मैंने आपको विस्तृत बताया था और आज हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन स्वरों के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि फेफड़ों से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि जो मुख अवयवों से बिना संघर्ष किए हुए बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। बात करते हैं व्यंजन की, तो व्यंजन में है वह ध्वनि जिसको फेफड़ों से निकलने के लिए मुख अवयवों से संघर्ष करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो यानी जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख विवर के अवयवों से स्पर्श करके निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। जी हाँ, वह ध्वनि जिसका उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने पर जो मुख्य अवयव यानी मुख्य भाग हैं, उन भागों से वो क्या करती है? स्पर्श करके बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। जी हाँ, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जी हाँ, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है 33 और इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। यानी स्वरों को 11 भागों में विभाजित किया गया था। 11 प्रकार के थे और व्यंजनों की संख्या है 33 और इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। बात करते हैं अपन स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन, जी हाँ, स्पर्श व्यंजन जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवा फेफड़ों से बाहर निकलकर दंत, मूर्धा, कंठ, मूर्धा, दंत, होस्ट आदि अवयवों से स्पर्श करके बाहर निकलती है, उसे स्पर्श
व्यंजन कहते हैं। जी हाँ, जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर जो मुख अवयव है, मुख के भाग है, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, होस्ट आदि स्थानों से वह हवा स्पर्श करके बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं स्पर्शी व्यंजन? इसमें लिखो, प्रत्येक वर्ग का, हाँ, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। यानी जो हिंदी में जो वर्ग विभाजित किया गया है, तो उस वर्ग में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5। जैसे मैंने यह लिखा क वर्ग, ये क वर्ग है। इस क वर्ग का मतलब है जो क की अंतर्गत जो 5 वर्ण आएंगे वो क वर्ग के अंतर्गत आएंगे। देखो क वर्ग में कौन कौन सा है? क, ख, ग, घ, अण। ये 5 वर्ण है। ये पांचों वर्ण किसके अंतर्गत आएंगे? क वर्ग के अंतर्गत आएंगे। अपन बात कर रहे हैं स्पर्श व्यंजनों की, तो स्पर्श व्यंजनों में मैं बता रहा हूं कि जो प्रत्येक वर्ग के जो 5 वर्ण है वो 5 वर्ण आएंगे। जैसे क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और पांचवा है प वर्ग। जी हाँ, वर्ग बताया मैंने कि उस वर्ग में जो पांचों वर्ण है उस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। बात कर रहे थे स्पर्श व्यंजनों की, तो स्पर्श व्यंजनों में देखो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या है 25। च वर्ग में बात करें तो च वर्ग में च, छ, ज, अण, ट, ठ, ड, अण। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग के जो ये पांचों वर्ण हैं, ये पांचों वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन जब हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है, बाहर निकलते समय मुख अवयवों से स्पर्श करती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन के बाद अपन दूसरा देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। जी हाँ, अंतस्थ व्यंजन जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने पर हवा है, मुर्दा, दंत आदि से स्पर्श सटा के करती है, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं य, र, ल, व। ये 4 वर्ण है। ये चारों वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर स्पर्श के साथ गर्म हवा बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी उच्चारण करने पर एक ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत आएंगे श, स, और है। ये 4 वर्ण हैं। ये चारों वर्ण किसके अंतर्गत आएंगे? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। बात कर रहे हैं अपन 33 व्यंजनों को। 33 व्यंजनों को अपन ने 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला था स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार इनकी संख्या हो गई 33। 33 व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया। जी हाँ, अब बात करते हैं अपन व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। जी हाँ,
ये जो व्यंजन ध्वनियां हैं इनका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है उसके बारे में मैं बताऊं आपको। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण दो आधारों पे किया गया है। जी हाँ, पहला है प्रयत्न के आधार पर। जी हाँ, दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है, जिसमें है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। बात करें अपन प्रयत्न की, तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। जी हाँ, व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कर रहे थे। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया, जिसमें पहला है प्रयत्न के आधार पर और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। बात करें प्रयत्न के आधार पर, तो प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला है अभ्यंतर परिवर्तन और दूसरा है बाह्य परिवर्तन। अभ्यंतर परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जब हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने पर मुख के अंदर ही जो प्रयत्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। पहला है अभ्यंतर प्रयत्न। जी हाँ, इस आधार पर व्यंजनों को विभाजित किया गया है। पहला है स्पर्शी व्यंजन, अगला है स्पर्शी स्पर्श स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अगला है स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, अगला है नासिके व्यंजन। देखो, बात कर रहे हैं अभ्यंतर परिवर्तन के आधार पर। अभ्यंतर परिवर्तन के आधार पर बात करें अपन स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत। स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हवा कंठ, तालु, मुर्दा आदि से स्पर्श होके बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और ये आता है क वर्ग के प्रथम चार वर्ण। क वर्ग के प्रथम चार वर्ण। दूसरा है ट वर्ग के प्रथम चार वर्ण, त वर्ग के प्रथम चार वर्ण और प वर्ग के प्रथम चार वर्ण। यानी जो स्पर्शी व्यंजन है, अभ्यंतर परिवर्तन के आधार पर देख रहे थे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर मुख के अंदर ही प्रयत्न होता है उसे अभ्यंतर परिवर्तन कहते हैं। अभ्यंतर परिवर्तन के अंतर्गत स्पर्शी व्यंजन देख रहे थे। स्पर्शी व्यंजन में क्या होता है कि क वर्ग के प्रथम चार वर्ण, ट वर्ग के प्रथम चार वर्ण, त वर्ग के प्रथम चार वर्ण और प वर्ग के प्रथम चार वर्ण, ये वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है स्पर्श संघर्षी
व्यंजन। जी हाँ, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर कंठ तालु मुर्दा से स्पर्शता के साथ उनमें क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है, इसलिए इन्हें कौन सा व्यंजन कहते हैं, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। इसमें आता है च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। जी हाँ, इसमें आएगा च, छ, ज और ज। ये जो 4 प्रथम वर्ण हैं, इन वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन में क्या होता है, जब हम किसी ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर मुख्य अवयवों से संघर्ष करके हवा बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, अपन संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इस संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत स और है, ये जो 4 वर्ण है, ये चारों वर्ण संघर्षी व्यंजन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण करने पर संघर्ष उत्पन्न होता है, इसलिए कौन सा व्यंजन कहते हैं, इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चौथा है नासिके व्यंजन। नासिके व्यंजन, नासिके व्यंजन का मतलब यह है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने पर हवा है मुख व नाक दोनों से बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, नासिके व्यंजन कहते हैं। देखो, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिके व्यंजन के अंतर्गत आता है। यानी जो वर्ग का जो पंचम वर्ण है, वह पंचम वर्ण किसकी श्रेणी के अंतर्गत आता है, नासिके व्यंजन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन कौन से हैं, देखो इसमें ण, 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 न और म। ये 5 वर्ण हैं, 5 वर्ण नासिके व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या होता है, जब अपन जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर जो अपनी जिह्वा है वो पलटकर बाहर फेंकती है हवा को, उसे क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ड और ड। ये 2 व्यंजन ऐसे हैं, इन 2 व्यंजनों का उच्चारण करने पर जीभ पलटकर हवा बाहर फेंकती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। परकंपित व्यंजन। जी हाँ, परकंपित व्यंजन में क्या होता है कि जब अपन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर जीभ में कंपन उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, परकंपित व्यंजन कहते हैं। और इन्हीं व्यंजनों को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें मात्र एक व्यंजन है र। र का उच्चारण है जो परकंपित व्यंजन, यानी परकंपित यानी उच्चारण करते हैं तो जीभ 2-3 बार कंपन उत्पन्न करती है, इसलिए कौन सा व्यंजन कहते हैं, परकंपित व्यंजन कहते हैं। अगला है पार्श्विक व्यंजन। जी हाँ, पार्श्विक व्यंजन में क्या होता है कि जब जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर जो अपनी जिह्वा है उसकी दोनों तरफ से हवा निकलती है, उसे क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और इस व्यंजन के अंतर्गत ल व्यंजन है, इसका उच्चारण पार्श्विक व्यंजन की तरह किया जाता है। यानी ल का उच्चारण करते हैं तो ये हवा है जो दोनों जीभ की साइडों से बाहर निकलती है, इसलिए इसे कौन सा व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं।
संघर्षहीन व्यंजन। जी हाँ, कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनके उच्चारण करने पर संघर्ष न के बराबर लगता है, उसे कौन सा कहते हैं? संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। यह और वह व्यंजन ऐसे हैं जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं करना पड़ता है, इसलिए इन्हें कौन सा व्यंजन कहते हैं? इन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। ये थे आपके अभ्यंतर परिवर्तन पर्यटन के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला था अभ्यंतर परिवर्तन और दूसरा था बाह्य परिवर्तन। अभ्यंतर परिवर्तन के आधार पर मैंने बताया कि स्वरों को व्यंजनों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, उसके आधार पर आपको मैंने बताया स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, फिर बताया मैंने संघर्षी व्यंजन, नासिका व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन और संघर्षहीन व्यंजन, ये बताए। इनके अलग अलग इनकी श्रेणी में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब इसमें है दूसरा बाह्य परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन, जी हाँ, बाह्य परिवर्तन में देखो, बाह्य परिवर्तन में आते हैं आपके दो प्रकार के व्यंजनों को विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है प्राण वायु के आधार पर। जी हाँ, पहला है प्राण वायु के आधार पर। जिस प्रकार प्राण वायु यानी सांस वायु है, उसके आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। दूसरा है नाद या कंपन के आधार पर। जी हाँ, बाह्य परिवर्तन के आधार पर स्वरों को दो भागों में व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला था प्राणवायु के आधार पर और दूसरा है नाद या कंपन के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर स्वरों को व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। बाह्य परिवर्तन में दो प्रकार से विभाजित किया, पहला है प्राणवायु के आधार पर, दूसरा है नाद या कंपन के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर दो प्रकार से बताए, अल्प प्राण और महाप्राण। नाद या कंपन के आधार पर भी व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है अघोष व्यंजन और दूसरा है घोष व्यंजन। जी हाँ, बाह्य परिवर्तन के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला है प्राणवायु के आधार पर, दूसरा है नाद या कंपन के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर स्वरों को व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। नाद या कंपन के आधार पर स्वरों व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला है अघोष व्यंजन और दूसरा है घोष व्यंजन। अब बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। अल्प प्राण, महाप्राण, यानी अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण उसे कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम प्राण यानी कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही। कल हम अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, या अघोष या सघोष के अंतर्गत कौन से व्यंजन आते हैं, इसके आधार पर उच्चारण स्तरों के आधार पर व्यंजनों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। कंठ के आधार पर, तालु के आधार पर, मुर्दा के आधार पर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।